आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया दिन भर की 5 बड़ी खबरों का, तो चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। गांधीनगर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में सेमीकंडक्टर निर्माण शुरू करने का जो वादा किया था उसे पूरा कर दिखाया है। उन्होंने कहा कि भारत को सेमीकंडक्टर उद्योग का वैश्विक हब बनाने की दिशा में ये एक ऐतिहासिक कदम है। मंत्री ने बताया कि इस यात्रा की शुरुआत प्रधानमंत्री द्वारा एक यूनिट के उद्घाटन से हुई है। पहला सेमीकंडक्टर प्लांट इनॉग्रेट माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया और जो प्रॉमिस उन्होंने देश के सामने रखा था कि भारत में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को लाना है, वो प्रॉमिस उन्होंने पूरा किया और ये पहला कदम है। बहुत जल्दी दूसरा प्लांट भी कॉमर्शियल प्रोडक्शन में जाने वाला है और उसके बाद में 2 और प्लांट कॉमर्शियल प्रोडक्शन में इसी वर्ष जाएंगे। यानी 10 प्लांट जो अप्रूव हुए हैं उसमें से 4 का इनॉग्रेशन 2026 में प्लान्ड है। 1 हो गया, 3 और है। उसके अलावा जो दूसरे प्लांट्स हैं उनके भी बहुत अच्छी प्रोग्रेस चल रही है। अभी मैं यहाँ से धोलेरा जाऊँगा देखने के लिए टाटा की फैब को। साथ ही साथ जिस तरह का इकोसिस्टम भारत में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए बन रहा है उसमें गुजरात का बहुत बड़ा योगदान है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। उनके कर्मयोगी वाले नेचर से बहुत अच्छा काम तेजी से हो रहा है। मैं यहाँ पर हूँ, रेलवे के बारे में 2 विषय भी बताना चाहूँगा। इस साल रेलवे को माननीय प्रधानमंत्री जी ने गुजरात में रेलवे के डेवलपमेंट के लिए रिकॉर्ड बजट दिया है 17,366 करोड़ रुपए का। आप याद कीजिए 2009 से 14 वाला जो पीरियड था यूपीए की सरकार के समय मात्र 589 करोड़ रुपीस का बजट मिलता था। अब 17,366 करोड़ रुपीस का बजट मिल रहा है। गुजरात में टोटल 1,28,748 करोड़ 1,28,000 करोड़ के रेलवे के टोटल इन्वेस्टमेंट्स हैं। जिस तरह से काम चल रहा है 87 स्टेशंस का कंप्लीट नव निर्माण हो रहा है और बहुत तेजी से काम चल रहा है। 21 स्टेशंस कंप्लीट भी हो गए हैं और कल अहमदाबाद स्टेशन भी मैं देखने गया था। काम बहुत तेजी से चल रहा है। अहमदाबाद हो, साबरमती हो, सूरत हो, उधना हो, सोमनाथ स्टेशन हो, एक स्टेशन पे बहुत ही तेजी से काम चल रहा है। साथ ही साथ बुलेट ट्रेन का काम भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगले साल बुलेट ट्रेन चालू करेंगे और जो जब कंप्लीट हो जाएगी मुंबई से अहमदाबाद 1 घंटे 57 मिनट के अंदर अंदर जर्नी होगी। 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन चलेगी और बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस है उसका। अभी हाल ही में जापान के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से अधिकारी सब आके देख के गए, बहुत सेटिस्फाइड थे प्रोग्रेस से और क्वालिटी से और जिस तेजी से काम चल रहा है। और अभी तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने और 7 प्रोजेक्ट भी बुलेट के नए अप्रूव किए हैं। इसके अलावा रेलवे के बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। मैं सारे नाम आपके साथ शेयर कर लूँगा। ओवरऑल चाहे रेलवे हो, चाहे सेमीकंडक्टर हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे देश का कोई भी सेक्टर हो, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में आज बहुत तेजी से प्रोग्रेस हो रही है। धन्यवाद। दिल्ली में ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई की हत्या को लेकर शोक और गुस्से का माहौल देखा जा रहा है। शिया जामा मस्जिद के इमाम मौलाना मोहम्मद अली मोहसिन तकवी ने इस घटना पर गहरी संवेदना जताई है। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति न्याय और किसी देश की संप्रभुता के पक्ष में है वो आज बेहद दुखी है। मौलाना तकवी ने कहा कि दुनिया अब और भी खराब दिनों की ओर बढ़ सकती है। उन्होंने आशंका जताई कि अगर इस तरह की घटनाएं जारी रही तो किसी भी देश के राष्ट्रपति का अपहरण या नेतृत्व पर हमले हो सकते हैं। उनका कहना था कि आज ईरान है, कल तुर्की है और या सऊदी अरब भी हो सकता है। उन्होंने बताया कि इस घटना को लेकर आज शोक सभा आयोजित की जा रही है। मौलाना के मुताबिक अयतुल्ला खामेनेई एक सादगीपूर्ण व्यक्तित्व और इस्लामी दुनिया के बड़े विद्वान थे जिन्होंने कभी भी अत्याचारियों के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया। पूरा आलम इस्लाम
बल्कि हर वो इंसाफ पसंद इंसान जो किसी भी देश के सोवरेनिटी, उसके जो है खुद मुख्तारी, उसकी सालिमियत के लिए फिक्रमंद रहता है, वो आज के दिन गमज़दा है। दुनिया बहुत बुरे दिन देखने जा रही है। किसी भी देश के राष्ट्रपति को जो है वो उठा लिया जा सकता है, किसी भी हुकूमत को जो है वो बमों के ज़रिए से ख़त्म किया जा सकता है। अब इसी तरह के हालात जो है वो दुनिया और भी भयानक शक्ल के अंदर देखेगी। आज ईरान है, कल को तुर्किया होगा, फिर सऊदी अरब होगा, और इसी तरह से एक एक करके हर एक की नौबत आएगी। ये बहरहाल इससे यही पैगाम मिलता है। रहा जहाँ तक जज्बात का ताल्लुक़, हमारे गम का ताल्लुक़, हमारे शोक का ताल्लुक़, तो हम इस बात के ऊपर गमज़दा हैं और बहरहाल अपने जज्बात का इजहार जो है वो हम कर रहे हैं। और हम आज ये जो पूरा फिलहाल अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है बिटवीन ईरान एंड इजराइल सपोर्टेड बाय यूएसए, इसे आप कैसे देखते हैं फिलहाल? इसे हम यही देखते हैं, मैंने जैसा कि अर्ज किया कि अब बहुत बुरे दिन जो है दुनिया देखने के लिए जा रही है और किसी भी देश की कोई अहमियत, कोई वक़ार, कोई हैसियत जो है वो नहीं रहेगी। जिसे अमेरिका चाहेगा वो जिंदा रहेगा और जिस हुकूमत को चाहेगा उसे निस्तो नाबूद कर देगा। शोक सभा यहाँ पर रखी गई है। जी, यहाँ शोक सभा थी, उसी में लोग शिरकत के लिए आ रहे हैं। इसके अलावा कोई आप देखिए, लीडर हमारा आग़ाए ख़ामनेई बहुत सादा ज़िंदगी गुजारने वाले और इस्लामी दुनिया के एक अहम और बड़े विद्वान की हैसियत से वो जाने और पहचाने जाते थे। उन्होंने जालिम के शर्तों के ऊपर जो है वो कभी सर तस्लीम नहीं किया। वो देश के जिसने हिरोशिमा और नागासाकी में लाखों लोगों को जो है बम के ज़रिए से बर्बाद कर दिया हो, वो हज़ारों एटम बम रखे और दूसरा एक देश जो है वो शांति प्रिय, शांति के साथ जो है और एटम बम, एटमिक उसके लिए जो है वो काम करे, तो उसे जो है वो न करने दिया जाए। जिसने तुर्किया, जिसने लबनान के अंदर, इराक के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर न जाने कितने लाखों लोगों को जो है वो मारा है, वो दुनिया का सबसे बड़ा शांति प्रिय देश है और वो जो है दुनिया के अंदर शांति कायम करेगा। और वो किस तरह की शांति कायम करेगा वो समझ में समझा जा सकता है। ईरान की तरफ से जवाब दिया जा रहा है, लेकिन अमेरिका ने कहा है कि अगर ये जवाब बंद नहीं हुआ तो ईरान एक ऐसी कार्रवाई देखेगा जो आज तक इतिहास में कभी नहीं देखी गई होगी। देखिए, वो क्या कर सकते हैं, वो जो हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर किया उसे इस तरह की करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अमेरिका याद रखे, वो दूसरी जंग यानी वर्ल्ड वार थी कि जो एटम बम के धमाके के ऊपर बंद हो गई थी, ये उसके ऊपर बंद नहीं होगी, ये पूरी दुनिया के अंदर फैलेगी। अरविंद केजरीवाल ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा आईआईटी में मेरे बहुत अच्छे नंबर आए थे, मैं पढ़ाई में अच्छा था, अगर मैं चाहता तो अमेरिका जाकर पढ़ सकता था। मेरे कई दोस्त अमेरिका गए, लेकिन उस समय मेरे मन में एक ख्याल आया, हमारे देश की हालात बहुत खराब हैं। अगर हम सब पढ़े लिखे लोग आईआईटी और बड़े इंस्टीट्यूशन में पढ़कर अमेरिका चले गए तो हमारे देश का ख्याल कौन रखेगा, हमारे देश को कौन ठीक करेगा। मैं अमेरिका नहीं गया, मैं इंडिया में ही रहा। मुझे नहीं पता कि प्राइम मिनिस्टर मोदी मुझसे क्यों नफरत करते। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मेरे खिलाफ अनगिनत इंक्वायरी करवाई, 10 साल में एक पैसा भी करप्शन का नहीं मिला। दोस्तों, मेरे को याद है जब मैं आईआईटी में पढ़ता था, आईआईटी में मेरे बहुत अच्छे नंबर आए, पढ़ने में अच्छा होता था मैं, मेरे बहुत अच्छे नंबर आए। मैं चाहता तो अमेरिका जा सकता था पढ़ाई के लिए, मैं चाहता तो नौकरी करने अमेरिका जा सकता था। मेरे बहुत सारे साथी अमेरिका चले गए, लेकिन उस टाइम मेरे मन में ख्याल आया कि देश का बहुत बुरा हाल है। अगर हम सारे पढ़े लिखे लोग पढ़ पढ़ के, आईआईटी से पढ़ पढ़ के, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से पढ़ पढ़ के अगर अमेरिका चले जाएंगे तो अपने देश को कौन संभालेगा, अपने देश को कौन ठीक करेगा। मैं अमेरिका नहीं गया, मेरे अच्छे नंबर थे, मैं अमेरिका की बेस्ट यूनिवर्सिटी में जा सकता था, मैं अमेरिका नहीं गया, मैं भारत में रहा। जब मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में गया, मेरे को याद है सबसे पहला केस मेरे सामने आया,
असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स था, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आया, उसने अपना केस करवाया और उसके बाद मेरे से कहता है, सर सेवा बताइए। मैंने कहा इसका क्या मतलब हुआ? बोला जी कितने पैसे लगेंगे? मैंने कहा मैं रिश्वत नहीं लेता। बोला जी देखो, मैं तो ले आया आपके नाम के पैसे, आप नहीं लोगे तो मैं ही रख लूंगा। दोस्तों धीरे 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 पूरे डिपार्टमेंट में फैल गया कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, एक नया पैसा नहीं लेता इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। पूरे डिपार्टमेंट के लोग, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोग, चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे ईमानदारी की कसमें खाया करते थे। फिर किस्मत ने मेरे को दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बना दिया। 10 साल मुख्यमंत्री रहा मैं। 10 साल के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जो मेरे से नफरत करते हैं, पता नहीं क्यों नफरत करते हैं, मैंने तो उनका कुछ नहीं बिगाड़ा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेरे खिलाफ पता नहीं कितनी इंक्वायरी कराई, सारी इंक्वायरी करा ली, एक नए पैसे का भ्रष्टाचार नहीं मिला 10 साल के अंदर। आज मैं चैलेंज करता हूं, 10 साल मुख्यमंत्री था, कितनी फाइलों पे साइन करे थे? कोई एक ठेकेदार, कोई एक दिल्ली सरकार का वेंडर खड़ा होकर कह दे केजरीवाल ने पैसे मांगे थे। दोस्तों मैं राजनीति छोड़ दूंगा, ईमानदारी कमाई है, देश से प्यार करता हूं। आई लव माई इंडिया, आई लव माई कंट्री, मैं भारत से प्यार करता हूं। तो जब कोई देश से गद्दारी करता है, जब कोई देश का अपमान करता है, तो खून खौल उठता है। दोस्तों दिल्ली शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के नेताओं को राहत मिलने के बाद पार्टी की तरफ से जंतर मंतर पर जनसभा आयोजित की गई। इस दौरान सांसद संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी जी खुद को विश्व गुरु कहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि वे गुरु घंटाला है। संजय सिंह ने दावा किया कि अदालत के फैसले ने साफ कर दिया कि अरविंद केजरीवाल एक ईमानदार नेता हैं और रहेंगे और किसी में उन्हें बदनाम करने की हिम्मत नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल के खिलाफ झूठा मामला राजनीतिक साजिश के तहत बनाया गया, जिसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का हाथ है। साथियों और दोस्तों, आज हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है, खुशी की बात है कि सीबीआई की अदालत ने मोहर लगाई है कि अरविंद केजरीवाल सच्चे और ईमानदार नेता थे, हैं और रहेंगे। किसी भाजपाई की हिम्मत नहीं है उनको बदनाम करने की। एक झूठा मुकदमा उनके खिलाफ बनाया गया और यह मुकदमा बनाया गया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, उनके गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा एक झूठा मुकदमा बनाया गया। शराब घोटाला, शराब घोटाला, शराब घोटाला। यह मुकदमा क्यों बनाया गया? यह मुकदमा इसलिए बनाया गया कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से निकले हुए एक ईमानदार नेता, जो दिल्ली की सरकार को ईमानदारी से चला रहे थे। एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं, जिन्होंने 12 साल में 1 लाख सरकारी स्कूल बंद किया है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल हैं, जिन्होंने आपके बच्चों के लिए विश्व स्तरीय स्कूल बनाया है। यह मुकदमा इसलिए लिखा गया, यह मुकदमा इसलिए लिखा गया मेरे दोस्तों, कि एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं, जिनकी डबल इंजन की सरकार में उत्तर प्रदेश के अंदर मोमबत्ती में ऑपरेशन होता है, अस्पतालों में कुत्ते बैठते हैं, अस्पतालों की बेड पे एम्बुलेंस लोगों को उपलब्ध नहीं होती मरने के वक्त। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल हैं, जिन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाया, जिन्होंने फ्री दवाएं उपलब्ध कराई, जिन्होंने 200 तरह की जांच फ्री कराई और कहा आपका लाखों का ऑपरेशन हो, पैसा केजरीवाल देगा। यह मुकदमा इसलिए लिखा गया।
यह मुकदमा इसलिए लिखा गया कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, नरेंद्र मोदी है, जो अडानी को ठेका दे दे के महंगी बिजली बेचने का काम करते हैं। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल हैं, जो कहते हैं देश की पहली सरकार बनेगी आम आदमी पार्टी की सरकार, जो कहेगी गरीब के घर में रोशनी तो होगी लेकिन उस रोशनी की कोई कीमत नहीं होगी। फ्री बिजली का देने का काम करते हैं केजरीवाल। यह मुकदमा इसलिए लिखा गया, यह मुकदमा इसलिए लिखा गया मेरे दोस्तों कि हर घर में पीने का साफ पानी पहुंचेगा और दूसरी तरफ मोदी जी पानी का ठेका हजारों करोड़ रुपए का अपने दोस्तों को देने का काम करते हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की सियासत के लिए आज दिल्ली की कोर्ट से माने संजीवनी बूटी मिल गई। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब घोटाले केस में न सिर्फ अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया बल्कि सभी 23 आरोपियों को जैसे ही बरी किया। इसको लेकर अब राजनीति गर्मा गई। कपिल मिश्रा ने केजरीवाल पर बड़ा हमला बोला, आगे सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। जिन्होंने रुलाए, उन्होंने जब रोने की एक्टिंग की तो उसका एक सच दिल्ली की जनता को भी मालूम है। इसी के बारे में बात करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस है और मैं ये कहना चाहता हूं कि इतनी ओवर एक्टिंग और नौटंकी जब तक आप सरकार में थे तब भी कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं। काश उस समय आपको दिल्ली का दर्द पता लगा होता, समझ में आया होता, या काश आज आपको दिल्ली से कोई सरोकार होता। जहां तक शराब घोटाले की बात है तो शराब घोटाले में हाईकोर्ट की टिप्पणियां भी हैं, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां भी हैं और जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की गंभीर टिप्पणियों के बावजूद आपने अपने आप को गुनहगार नहीं माना और ये नकली मेडल लेकर घूमते रहे ईमानदारी का, तब आज निचली अदालत के एक आदेश पर आप इस प्रकार से सेलिब्रेट कर रहे हो। किसको मूर्ख बना रहे हो? क्या ये सच नहीं है कि दिल्ली में जो शराब पॉलिसी आई, जैसे ही उसके ऊपर कंप्लेंट दर्ज हुई आपने उसको वापस ले लिया? अगर वो शराब की आपकी पॉलिसी ईमानदारी पर आधारित थी तो उसको वापस क्यों लेना पड़ा? क्या ये सच नहीं है कि जैसे ही केस चलने की बात आई, मनीष सिसोदिया ने, अरविंद केजरीवाल ने सैकड़ों मोबाइल फोन तोड़े और ऑन रिकॉर्ड है वो मोबाइल फोन तोड़ना। क्यों मोबाइल फोन तोड़ने की जरूरत आ पड़ी अगर आपने कोई गड़बड़ी नहीं की थी? क्या ये सच नहीं है कि जो थोक व्यापारी थे उनका कमीशन 5% से बढ़ाकर 12% तक कर दिया गया? आखिर ऐसा क्यों किया गया? क्या सीएजी की रिपोर्ट में जो रेवेन्यू लॉस की बात की गई है दिल्ली सरकार को, क्या वो सच नहीं है? सीएजी के आंकड़े सारी दिल्ली के सामने और सारे देश के सामने हैं। क्या ये सच नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली की सरकार में बैठे थे तो शराब की एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री बांटने की बात करके पूरे दिल्ली को शराब के नशे में डुबोया? न जाने कितनी माताएं और बहनें रोई होंगी जिनके परिवार बर्बाद हुए शराब के कारण, नशे के कारण। आज आप अपने आप को ईमानदार बता रहे हैं। दिल्ली की सड़कों की हालत पिछले 11 साल में देखिए, दिल्ली के पानी और सीवर की हालत देखिए, यमुना मैया की हालत देखिए, दिल्ली की हवा की हालत देखिए, दिल्ली के स्कूलों की हालत देखिए, दिल्ली के अस्पतालों की हालत देखिए, दिल्ली के सड़ चुके मोहल्ला क्लिनिकों की हालत देखिए। ये 11 साल में आपकी सरकार की देन है दिल्ली को। ये आपके भ्रष्टाचार का प्रतीक है और सबसे बड़ा न्याय जनता की अदालत में होता है। कहा गया है कि जनता की आवाज में ईश्वर की आवाज होती है और दिल्ली की जनता ने वो न्याय किया। पिछले साल जब चुनाव हुए तो अरविंद केजरीवाल सुबह 10 बजे से पहले चुनाव हार चुके थे। मनीष सिसोदिया 10:30 बजे तक अपनी जमानत जब्त करा के घर जा चुके थे। पिछली सरकार के लगभग ज्यादातर मंत्री अपना चुनाव हार गए और पिछली पूर्व मुख्यमंत्री हारते हारते बची। ये दिल्ली की जनता का न्याय है क्योंकि जनता ने अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार को और लूट को 11 साल तक बर्दाश्त किया है। अभी तो मामला हाई कोर्ट में गया है। अभी आप छूटे नहीं है इस पाप से, इस भ्रष्टाचार से। और जिन बहनों के और माओं के परिवार बर्बाद किए हैं आपकी शराब की नीति। फिलहाल दिन भर की 5 बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों को देखने के लिए बने रहे इंडिया वॉच के साथ।